हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ रहे थे व्यक्तित्व के बारे में, जिसमें कि सबसे पहले हमने पढ़ा पाश्चात्य दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। आज का दूसरा टॉपिक है भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया। सबसे पहले अगर बात करें गीता सार के अनुसार, गीता सार के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया। तो सबसे पहले गीता में कर्म एवं गुणों के आधार पर, गीता में कर्म और गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। गीता में कर्म एवं गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, 3 गुण बताए। सबसे पहले अगर बात करें तो गीता सार के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण सबसे पहले इन्होंने 3 प्रकार, सबसे पहले सत्वगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। सबसे पहले अगर बात करें सत्वगुण का मतलब होता है रंग सफेद और सभी का भला चाहने वाले होते हैं। जैसे कि सत्वगुण जैसे व्यक्तित्व होता है तो सभी का भला चाहते हैं, धर्म में विश्वासी होते हैं। धर्म में क्या होती है, विश्वासी। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो राजा हो गया, दार्शनिक हो गया और साधु संत, इनमें कौन सा व्यक्तित्व है, सत्वगुण। उसके बाद में रजोगुण की बात करें तो इनका रंग लाल होता है, ये सत्ता प्राप्ति हेतु कार्य करते हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और सत्ता प्राप्ति के लिए हिंसा भी कर सकते हैं। सत्ता प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, हिंसा भी करते हैं। ये भोग विलासी होते हैं। कैसे होते हैं, ये भोग विलासी होते हैं। जैसे कि सेठ हो गया, राजनेता हो गया, साहूकार हो गया और व्यापारी, ये सब क्या है, रजोगुण। उसके बाद में तीसरा है तमोगुण की बात करें तो इनका रंग जो होता है काला, इनसे दूसरों का सुख देखा नहीं जाता, इनका दूसरों का सुख देखा नहीं जाता, ईर्ष्या करते हैं, ये दूसरों का धन हड़पना चाहते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं दूसरों का धन को क्या हड़पना चाहते हैं, जैसे कि चोर हो गया, डाकू हो गया, दास हो गया और गुलाम। तो ये गीता सार के अनुसार व्यक्तित्व का 3 वर्गीकरण। उसके बाद में दूसरा है सड़क संहिता के अनुसार वर्गीकरण। आगे बात करें सड़क संहिता में विकार, दोष, रोग के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। व्यक्तित्व के कितने प्रकार, 3 प्रकार, जिसमें कि सबसे पहले वात, वात का मतलब होता है वायु प्लस आकाश, दूसरा है पित्त, वायु प्लस अग्नि और तीसरा है कफ, पृथ्वी प्लस जल। सबसे पहले वात की बात करें तो भारी भरकम इनका शरीर होता है, मोटा पेट होता है, खाने पीने के ये शौकीन माने जाते। वात में मोटा पेट, खाने पीने के शौकीन। और इनको विकार की बात करें तो ये श्वास की बीमारी से क्या माने जाते हैं, ग्रसित माने, श्वास की बीमारी से ग्रसित माने जाते हैं। दूसरा है पित्त, इनका लंबा चौड़ा शरीर होता है, चौड़े कंधे होते हैं, व्यायाम प्रिय होते हैं और रोमांस प्रिय भी होते हैं। इनके विकार की बात करें तो ये जोड़ों के दर्द से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। तीसरा कफ की बात करें तो दुबला पतला लंबा शरीर होता है, लंबा शरीर, छोटे कंधे होते हैं और चिड़चिड़ा स्वभाव। स्वभाव कैसा होता है, चिड़चिड़ा और दूसरों की निंदा करने वाले, ये दूसरों की क्या करते हैं, निंदा करते हैं। विकार की बात करें तो काली व कुकर खांसी से क्या होते हैं, ग्रसित माने जाते हैं। उसके बाद में व्यक्तित्व को प्रभावित करने कारकों की बात करें तो सबसे पहला होता है जैविक कारक। कौन सा कारक है, जैविक कारक। दूसरा होता है वातावरण कारक और तीसरा होता है मनोवैज्ञानिक कारक। सबसे पहले जैविक कारक की बात करें तो शारीरिक संरचना को प्रभावित करते हैं, दूसरा तंत्रिका तंत्र और तीसरा हो गया स्वास्थ्य, चौथा होता है स्नायुमंडल। तो ये जैविक कारक है। आगे वातावरण की बात करें तो भौगोलिक कारक को भी व्यक्तित्व प्रभावित करता है, दूसरा सामाजिक कारक को भी प्रभावित करता है, तीसरा आर्थिक कारक और चौथा हो गया पारिवारिक कारक। उसके बाद में आगे बात करें मनोवैज्ञानिक की तो सबसे पहले अभिरुचि हो गया, रुचि, तनाव, चिंता, ये सब क्या है, मनोवैज्ञानिक कारण माने जाते हैं। उसके बाद में आगे अगर बात करें बुद्धि हो गया और अंतरस्रावी ग्रंथियां, ये भी क्या है, जैविक कारक। जिसमें कि अंतरस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो सबसे पहले पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। दूसरी होती है थायराइड ग्रंथि, तीसरी एडिनल ग्रंथि और चौथी होती है जननांग ग्रंथियां। तो ये बात अपन को याद रखनी है। आगे अगर बात करें तो सांस्कृतिक कारक को भी प्रभावित करती है, राजनीतिक कारक और धार्मिक कारक जो कि व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में क्रोध हो गया, दुख हो गया, अभिप्रेरणा हो गया, प्रेम हो गया, ये सब क्या है, ये व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी, इसमें से एक प्रश्न आता रहता है कि व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां है। सबसे पहले अगर बात करें तो 2 प्रकार की विधि होती है। सबसे पहले अप्रक्षेपी जो कि चेतन मन की, चेतन मन का अगर मापन करना है तो सबसे पहले कौन सी विधि, अप्रक्षेपी। और प्रक्षेपी विधि की बात करें तो अचेतन मन को जानने के लिए हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, प्रक्षेपी विधि। सबसे पहले अप्रक्षेपी विधि की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आत्मनिष्ठ विधि, दूसरी वस्तुनिष्ठ और तीसरी है मनोविश्लेषण। सबसे पहले आत्मनिष्ठ विधि की बात करें तो आत्मकथा, आत्मकथा के बारे में, दूसरा है जीवन इतिहास विधि, तीसरी प्रश्नावली विधि और चौथी है साक्षात्कार विधि। तो आत्मनिष्ठ के वापस क्या प्रकार है, आत्मकथा, जीवन इतिहास और प्रश्नावली और साक्षात्कार। उसके बाद में वस्तुनिष्ठ विधि की बात करें तो समाज मिति विधि कह सकते हैं, रेटिंग स्किल, समृद्धि आरेख और निरीक्षण ये। उसके बाद में मनोविश्लेषण विधिया की बात करें तो स्वप्न विश्लेषण, शब्द शास्त्रीय, मुक्त शास्त्रीय और समायोजन। तो ये कुछ प्रमुख विधियां होती है। उसके बाद में प्रक्षेपी विधियों की बात करें तो यहाँ से भी प्रश्न आता रहता है। सबसे पहले बाल प्रसंग बोध परीक्षण, पहला कौन सा है, बाल प्रसंग बोध परीक्षण। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सीएटी। सीएटी जो है 1948 में इसको किया गया। इसके जो निर्माता थे बेलक थे, कौन थे, बेलक। सीएटी कैट से बेल मतलब बेलक याद रखना है। और कार्ड की बात करें तो 10 जिन जानवरों के चित्र अंकित होते हैं, ठीक है ना, 10 जानवरों के चित्र अंकित होते हैं। और ये जो परीक्षण होता है 3 से 10 वर्ष के बालकों के लिए परीक्षण किया गया। और भारत में इस परीक्षण जो है उमा चौधरी के द्वारा किया गया और इसका जो विचार दिया था अर्नेस्ट क्रिस्ट के द्वारा इसका विचार दिया गया। दूसरा है पाठ प्रसंग बोध परीक्षण। कौन सा है, पाठ प्रसंग बोध परीक्षण। इसको इंग्लिश में कहते हैं टीएटी, मतलब 1935 में दिया गया। इसके जो निर्माता की बात करें मॉर्गन मूरे के द्वारा ये
सिद्धांत दिया गया। ये प्रश्न जो अभी सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। इस कार्ड की बात करें 30 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, एक रिक्त होता है, 10 महिलाओं के, 10 पुरुषों के और 10 मिश्रित कार्डों का प्रयोग किया जाता है। कुल कार्ड की बात करें तो इसमें 31 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड? 31 कार्ड। और ये जो परीक्षण है 14 वर्ष से अधिक बालक बालिकाओं के लिए किया जाता है। उसके बाद में रोशा स्याही धब्बा परीक्षण की बात करें तो ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं IBT, जो कि 1921 में दिया गया। इसके जो निर्माता है हरमन रोशा। कौन है? हरमन रोशा। कार्डों की बात करें तो 10 कार्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 5 काले, 3 रंगीन, 2 भूरे। ये अपन को याद रखना है। इसमें 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। 13 से 19 वर्ष की आयु के बालकों के लिए किया जाता है। और इसमें इस परीक्षण में ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौन सा है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और निदानात्मक उपचारों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में वाक्य पूर्ति परीक्षण की बात करें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं SAT, जो कि 1930 में दिया गया। इसके जो पाइन व टेंडलर के द्वारा प्रयोग किया गया और 20 से 50 तक के वाक्यों का प्रयोग इसमें किया जाता है। भारत में इस परीक्षण का जो प्रयोग है विश्वनाथ मुखर्जी के द्वारा दिया गया। और ये प्रयोग जो है अधूरे वाक्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है और शिक्षित व्यक्तियों के लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। प्रश्न आ सकता है कि शिक्षित व्यक्तियों के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो वाक्य पूर्ति परीक्षण। उसके बाद में शब्द पूर्ति परीक्षण की बात करें तो शब्द पूर्ति परीक्षण जो है 1879 में फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा प्रयोग किया गया। और ये जो प्रयोग है 50 से 100 शब्दों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो ये हमारा प्रक्षेपी विधि और ये कौन सा है? अप्रक्षेपी विधि। यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट